हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का फिफ्थ डे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के बारे में और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। अब आज हमें उससे पढ़ना है आगे, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और WACC। अच्छा सर, कंप्लीट कर देंगे आज ये चैप्टर? बिल्कुल, पूरी कोशिश की जाएगी कि आज ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है सर? इक्विटी शेयर होल्डर अपनी कैपिटल पे जो एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा क्यों बता रहे हैं सर आप? एक्चुअली क्या होता है, देखो, लॉन्ग टर्म डेट पे आपको फिक्स होता है कि हर साल इंटरेस्ट जाएगा, ओके, फिक्स अमाउंट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे हर साल डिविडेंड का अमाउंट रेट फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स पे ये रेट फिक्स नहीं होता है, डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। तो उस केस में हमें कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है सीखना होगा। उस केस में हमारे जो मॉडल आने वाला है दैट इज CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और अगर डिविडेंड के बेसिस पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना हो, मतलब कोई कंपनीज होता है जिसमें डिविडेंड हर साल इक्वल हो, या डिविडेंड का अमाउंट हर साल इक्वल रेट से ग्रो कर रहा हो, 10% हर साल, 12% हर साल, 15% हर साल, तो उस केस में डिविडेंड प्राइस अप्रोच काम आएगा। तो ये CAPM और डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ये दो अप्रोच हमें पढ़नी होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, और ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए। फाइनल में भी आप जब SFM पढ़ेंगे, आपका पेपर नंबर 14 या पेपर नंबर 20 बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ा जाएगा, दोनों ही केसेस में, दोनों ही बुक्स में ये दोनों अप्रोच फिर काम आने वाली है। तो चलिए देखिएगा CAPM अप्रोच। सर CAPM क्या होता है? CAPM कहता है कि आपके रिस्क और रिटर्न में एक रिलेशन होता है। अगर किसी कंपनी का रिस्क ज्यादा हुआ तो वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा रहेगा, और अगर किसी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क कम है तो वहां पर एक्सपेक्टेशन भी कम रहेगा। सो मोर रिस्क मोर शुड बी द रिटर्न एंड लो रिस्क लो शुड बी द रिटर्न। सर ये काम कैसे करेगा? फॉर्मूला क्या रहने वाला है इसमें? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो फॉर्मूला रहेगा वो है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मतलब RF से शुरू RF पे खत्म। ओके सर, ये RF क्या है? RF है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बिना किसी रिस्क के आप जो पैसा कमा सकते हैं। सर ये कहाँ पे कमा सकते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, RBI बॉन्ड, ठीक है, ये सब चीजें, टी बिल्स वगैरह, ट्रेजरी बिल्स वगैरह। तो यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करके आप जो कमा सकते हैं दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, RM, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ये क्या होता है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो ओवरऑल मार्केट में आप ऑन एन एवरेज कमा सकते हैं। दैट मीन्स आपका जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये क्या है? इंडेक्स। जानते हैं ना आप निफ्टी सेंसेक्स के बारे में? बिल्कुल। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा काम करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो NSE का इंडेक्स वैल्यू है दैट इज निफ्टी, और BSE का जो इंडेक्स वैल्यू है दैट इज सेंसेक्स। ओके, इंडेक्स वैल्यू मतलब सर इसमें होता क्या? जैसे अगर मैं निफ्टी के बारे में आपको बताऊं, तो निफ्टी एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया है। कैसा वैल्यू सर? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो भी कंपनीज लिस्टेड है, जो भी कंपनीज लिस्टेड है, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है, उसमें टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया गया, और उन टॉप 50 कंपनीज के बेसिस पर एक वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया निफ्टी का। 1995-1996 की बात है, ये निफ्टी का वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया था 1000। किसके बेसिस पर? टॉप 50 कंपनीज के मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पर। तो उस टाइम जो भी मार्केट वैल्यूएशन रहा होगा उसके बेसिस पर निफ्टी का वैल्यूएशन किया गया कितना? 1000। और अब समय के साथ साथ जैसे जैसे उन टॉप 50 कंपनीज, हालांकि टॉप 50 कंपनी हर 6 महीने से चेंज हो सकती है, जो अच्छी होगी उसे रखा जाएगा, जो बुरी होगी उसे निकाल दिया जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे मार्केट वैल्यूएशन बढ़ता गया ओवरऑल, वैसे वैसे निफ्टी का वैल्यू भी बढ़ता गया। तो अभी जैसे निफ्टी 24,000 पे चल रहा है ना, 24,500 पे चल रहा है। तो क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ उन टॉप 50 कंपनीज का मार्केट वैल्यूएशन भी बढ़ता गया। ओके, तो वो ओवरऑल कंपनी, वो टॉप 50 कंपनीज क्या कर रही है? पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही है, और उनके बेसिस पर क्या हो रहा है? निफ्टी को वैल्यू प्रोवाइड करवाया गया। दैट मीन्स निफ्टी, क्या हम कह सकते हैं कि मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल, ये मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसे हम शॉर्ट में, आम भाषा में मार्केट बोलते हैं। ओके, तो मार्केट में ओवरऑल क्या कमाया जा रहा है? दैट इज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। फिर आता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, RM माइनस RF। सर ये क्या होता है RM माइनस RF? मैंने कहा देखो, क्या निफ्टी में इन्वेस्ट करने का कोई रिस्क होता है? बिल्कुल होता है, निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क तो होता ही है,
लेकिन रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह और टी बिल्स वगैरह क्या है, रिस्क फ्री है। इसका मतलब देखो RM माइनस RF, बिना किसी रिस्क के अगर मैं कहता हूं कि मैं 7% कमा सकता हूं और रिस्क अगर मैं लेता हूं तो मैं 15% कमा सकता हूं। मार्केट में रिस्क होता है, बिल्कुल होता है सर, मार्केट में रिस्क होता है। मार्केट में रिस्क की वजह से हम एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करेंगे, बिल्कुल। अब मैं कितना एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में, 8% एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दैट इज RM माइनस RF। मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, इसकी वजह से मेरे पर रिस्क इंपोज हो रही है, इसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा क्या कमा पा रहा हूं, 8% कमाना चाह रहा हूं, दैट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट में जो रिस्क है उसकी वजह से एक्स्ट्रा क्या कमाना चाह रहा हूं, दैट इज RM माइनस RF। ओके, एंड बीटा इज द रिस्क फैक्टर। सर बीटा इज द रिस्क फैक्टर कैसे समझना, मैंने कहा मान लो निफ्टी 10% मूव किया अपसाइड, उसी टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज 20% मूव किया अपसाइड, या दूसरा केस लें, निफ्टी अगर 10% डाउन हो रहा है तो उस टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज 20% डाउन हो रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि निफ्टी के हर 1% के मूवमेंट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2% का मूव आ रहा है। दैट मीन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी बोले तो मार्केट से 2 टाइम्स रिस्कियर है। ओके, तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बीटा निकल कर आएगा वो क्या रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का जो बीटा निकल कर आएगा वो रहने वाला है 2 टाइम्स। मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, ये सेट कर रखा है, मार्केट का बीटा, बीटा ऑफ मार्केट इज ऑलवेज 1। अब किसी शेयर का बीटा अगर 2 टाइम्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो शेयर मार्केट से 2 गुना रिस्की है। चलिए, तो अब सर ये इसके बेसिस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, टर्म्स तो हमने समझ ली, जरा एक क्वेश्चन करके भी साथ साथ समझना। सर इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, बिल्कुल ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, रिस्क और रिटर्न के बीच में। कैसे, अभी देखो इस एग्जांपल को देखो, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% है, कैलकुलेट के इफ बीटा इज जीरो। अगर बीटा जीरो है, बीटा जीरो मतलब रिस्क नहीं है, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, देखो जी बीटा जीरो है, रिस्क नहीं है, तो हमारा रिस्क अगर नहीं है तो एक्सपेक्टेशन रिस्क फ्री के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सो के इक्वल्स टू, के देखो 7% आया और हमारा RF भी कितना था, 7% था। क्यों, क्योंकि उस केस में जब रिस्क है ही नहीं तो एक्सपेक्टेशन भी रिस्क फ्री के बराबर ही रहेगा। तो जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, 15 माइनस 7 दैट इज 8, 8 इंटू 0, 0 हो गया, प्लस 7 दैट इज 7%। ओके, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है अगर बीटा 1 हो तो क्या होगा, बीटा 1 तो मार्केट का होता है ना, हाँ सर बिल्कुल। तो मार्केट में जितना रिटर्न कमा रहे हो वही तुम इस कंपनी से भी एक्सपेक्ट करोगे, बिल्कुल। अगर इस कंपनी का बीटा 1 है तो दैट मीन्स यहाँ पे रिस्क मार्केट के इक्वलेंट है, तो जो मार्केट में कमाया जा रहा है ओवरऑल वही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इस कंपनी से कमाएं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 15% के। देखो हमारा RM कितना था, 15% ही था, बिल्कुल। अब और अगर रिस्क बढ़ाते हैं, बीटा 2 टाइम्स, मान लो किसी कंपनी का बीटा 2 टाइम्स है, दैट मीन्स वो मार्केट से डबल रिस्की है, 2 टाइम्स रिस्कियर देन मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट रिस्क प्रीमियम है 8%, मार्केट में जो रिस्क है उसकी वजह से आप एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हो 8%, लेकिन जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसका बीटा मान लो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स होने का मतलब है वहां पे रिस्क डबल हुआ। अब रिस्क डबल हुआ तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी डबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो भैया जितना मार्केट में रिस्क की वजह से कमा रहा था ना 8%, उसका डबल मैं यहाँ चाहूंगा, मतलब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके चाहूंगा कि 16% मैं कमा लूं बिकॉज ऑफ रिस्क, और बिना रिस्क किसी रिस्क के 7% तो कमा ही सकता था। तो 7 प्लस 16, टोटल मेरा जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रहने वाला है वो है 23%। देखा आपने, जैसे जैसे बीटा बढ़ता गया वैसे वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज के बढ़ता गया है, और इसी को मैंने प्रेजेंट किया इस ग्राफ पे। तो एक्स एक्सेस लिया, वाई एक्सेस लिया, एक्स एक्सेस पे रखा मैंने बीटा और वाई एक्सेस पे रखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब जैसे जैसे बीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इंक्रीज होगा, समझना इसको। जब मेरा पहला एग्जांपल बीटा 0 था तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की मैं 7% तो कमा लूं। ओके, जैसे ही मेरा बीटा 1 हुआ, मार्केट के इक्विवेलेंट हुआ, तो मैंने कहा जी RM तो कमा लूं, मार्केट रिटर्न कमा लूंगा। और अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा 2 टाइम्स है, इसका मतलब और ज्यादा रिस्क है, तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न और ज्यादा इंक्रीज हो गया। इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट किया, 0 बीटा पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, 1 बीटा पे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया,
और उस लाइन पर जब बीटा 2 टाइम्स को भी रखा गया तो ये वाला पॉइंट निकल कर आया, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न 23%, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न 23%। ओके, तो जब आप ये दो पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो एक सीधा लाइन बनेगा, वो सीधा लाइन बनेगा तभी तो इसलिए बोला गया लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क जैसे जैसे बढ़ेगा, रिस्क जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ेगा। ओके, इस लाइन को नाम दिया गया सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन SML। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये आप इजीली कर सकते हैं। क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट करना है जिसका रिस्क फ्री रेट आपको गिवन है। रिस्क फ्री रेट मतलब RF शॉर्ट में कहेंगे 10%। ओके, F फर्म्स बीटा, बीटा 1.75 है। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो मतलब RM। ओके, बीटा दे रखा है, RM दे रखा है, RF दे रखा है, हम कई कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अभी दूसरा अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। अब डिविडेंड प्राइस अप्रोच हमें क्या कहते हैं? डिविडेंड प्राइस अप्रोच कहता है, देखो अगर कोई ऐसी कंपनी जो हर साल कॉन्स्टेंटली डिविडेंड दे रही है, अब कॉन्स्टेंटली डिविडेंड अगर दे रही है दैट मीन्स वहां कोई ग्रोथ नहीं है। अगर मैं मान लो हर साल 50 रुपए का डिविडेंड दे रहा हूं, दैट मीन्स अब हर साल 50 का ही डिविडेंड वहां पर दिया जा रहा है। तो वहां पर एक्सपेक्टेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो, मान लो कोई कंपनी है जो आपको 50 रुपए का डिविडेंड दे रही है, कह रही है कि हम तो हर साल 50 रुपए ही डिविडेंड देंगे। ओके, दे देना। अब इसके लिए मार्केट में उसका रेट चल रहा है 500 रुपए, दैट मीन्स मैं अगर शेयर खरीदूंगा तो 500 रुपए खर्च होंगे, और वो कंपनी मुझे हर साल डिविडेंड देगी कितने रुपए का? 50 रुपए का। कोई ग्रोथ भी नहीं है, ग्रोथ नहीं है मतलब ना डिविडेंड में ग्रोथ है, ना अर्निंग्स ग्रो कर रही है, ना शेयर का प्राइस ग्रो कर रहा है, वही रहने वाला है। तो मेरा हर साल का रिटर्न कितना रहने वाला है? 10%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैं एक्सपेक्ट क्या करूंगा? 10%। ओके, मान लो मैंने, अब ये तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना, तो कंपनी को देखा जाए तो कितने रुपए मिले? 500 रुपए मिले। समझना इसी, कंपनी को मान लो 500 रुपए मिले और कंपनी ने शेयर इशू किए, 500 रुपए रिसीव किए। अब कंपनी शेयर होल्डर्स को हर साल कितने रुपए दे रही है? 50 रुपए दे रही है। तो कंपनी की कॉस्ट कितनी? 10%। अब मान लेते हैं कि 500 रुपए में वो जो शेयर इशू किया, उसको इश्यू करने के जो खर्चे हैं, इश्यू करने के जो खर्चे हैं, इश्यू एक्सपेंसेस, वो इश्यू एक्सपेंसेस हैं कितने? सपोज करो कितना? 10 रुपए। फ्लोटेशन कॉस्ट जिसको बोलेगा, सिक्योरिटीज इश्यू करने के जो खर्चे हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। अब इसका कॉस्ट कितना बैठेगा? ये बैठेगा 50 डिवाइड बाय 490, वॉट एवर द आंसर। ओके, तो एक्सपेक्टेशन कम आइक तो होता है भाई, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही चीज क्या हो रही है? कंपनी के लिए कॉस्ट है, लेकिन कंपनी अपनी कॉस्ट जब देखेगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या किया जाएगा? फ्लोटेशन कॉस्ट भी लेस किया जाएगा, क्योंकि कंपनी के हाथ 500 नहीं लग रहे हैं, कंपनी के हाथ तो भैया 500 मिले, लेकिन इशू के खर्चे भी हो गए हैं, इशू एक्सपेंसेस हो गए 10 रुपए। तो कंपनी के नेट प्रोसीड जो हाथ में लगा है वो है 490। अब कंपनी को मिला 490, कंपनी आपको दे रही है 50 रुपए हर साल, सो कई आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हुआ कब? जब कांस्टेंट डिविडेंड दिया जा रहा हो। ओके, कांस्टेंट डिविडेंड मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता ही रहेगा। इसको आप परपेचुटी बोल सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर, तो उसमें परपेचुटी सिखाऊंगा। ये परपेचुटी के बेसिस पर ही बना है फॉर्मूला। रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव्ड, दैट इज डिविडेंड, डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसके बेसिस पर परपेचुटी बनता है। ठीक है ना, दैट इज P0। जैसे अगर मैं इसी फॉर्मूला को शफल करूं तो P0 का फॉर्मूला निकल कर आएगा क्या? D अपॉन के, D अपॉन के। तो रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और उससे क्या आ जाएगा? उस सिक्योरिटी का आज का वैल्यू आ जाएगा। कैसे सर? जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पर इसी को बेसिस लो, 50 रुपए का डिविडेंड है, एक्सपेक्टेशन 10% है, तो आपके शेयर का प्राइस क्या होगा? 500 रुपए ना। मतलब मैक्सिमम आप कितना पे करने को रेडी हो? 500 रुपए। तो एक्चुअली ये परपेचुइटी का वैल्यूएशन है, आज का वैल्यूएशन, कि 50 रुपए आपको हर साल मिलते रहेंगे, आपका डिजायर्ड रेट 10% है, तो आप उसके लिए आज कितना पे करने को रेडी? 500 रुपए। ओके, ये दोनों फॉर्मुला अभी के ही पढ़ रहे हैं। डिविडेंड चैप्टर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा डिविडेंड चैप्टर, उसमें हम P0 की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके यहाँ ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, मतलब आप जो डिविडेंड देते हैं हर साल वो सेम रेट से ग्रो करता है, सेम रेट से ग्रो करता है, मतलब सेम रेट से ग्रो कर रहा है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए इस बार आपको 50 रुपए का डिविडेंड मिला, अगली बार उसमें 10% ऐड होके 55 का मिलेगा, उससे अगली बार इसमें भी 10% ऐड होकर 60.50 का मिलेगा। इस तरीके से हर साल
10% ऐड होकर कौन आपका जो ग्रोथ रेट है वो सेम है। अब ग्रोथ रेट अगर सेम है तो ग्रोथ रेट केवल डिविडेंड में नहीं माना जाता, ये माना जाता है कि आपकी अर्निंग्स भी उसी रेट से ग्रो कर रही है, आपके शेयर का प्राइस भी उसी रेट से ग्रो कर रहा है। तो ऐसे केस में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? मैंने कहा देखो जी, आज मैं अगर 500 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो 50 रुपए तो मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ऐसा मैं मान रहा हूँ कि भैया 50 रुपए तो डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने बोला होगा ऐसा। और कंपनी फिर कहती है कि हर साल हमारा यह है कि हम 10% से ग्रो तो करेंगे, तो देखो डिविडेंड ग्रो करेगा तो शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। तो ये लो जी 10% हमारी ग्रोथ रेट हो गई है। ओके, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैं 10% तो डिविडेंड से कमा लूंगा और 10% मेरा शेयर का प्राइस ग्रो कर जाएगा। टोटल मेरा रिटर्न कितना रहने वाला है? 20% रहने वाला है। देखो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करके आप दो तरीके से कमा सकते हैं, एक तो डिविडेंड की तरीके से और एक आपका शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाए उस तरीके से। तो टोटल मेरा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? दोनों मिलकर रहेगा कि डिविडेंड भी मिल जाता है और शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है 20%। ओके, तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है? समझते चलना ना, रटने का नहीं ना। तो D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट। P0 में से F लेस क्यों किया सर? F इज द फ्लोटेशन कॉस्ट, कंपनी को पैसा जितना मिल रहा है एक्चुअली नेट, कंपनी उसी को ही कंसिडर करेगी ना, तो P0 में से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर दिया जाएगा। फिर देखा कि कंपनी की भैया अब मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड में डिविडेंड कितना देना है, प्लस हर साल जितना ग्रोथ हो रहा है वो भी कंपनी के लिए एक तरीके से कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि K इज द एक्सपेक्टेशन मेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चन है, देखो। एग्जाम्पल, अ कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर, कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, इन पे टर्म्स पे समझना, हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। अब कंपनी ने डिविडेंड दिया है, पेड, जस्ट पेड, इसको समझना, एक्सपेक्टेड टू पे होता है तो D1 होता है, एक्सपेक्टेड टू पे होता है तो D1 होता है। सर ये D1 था, यहाँ पे ये क्या होता है? एक्सपेक्टेड टू पे, फर्स्ट ईयर के एंड में आप कितना डिविडेंड देने वाले हो। और आपने यहाँ पे डी वर्ड क्यों किया? अरे डिविडेंड पर शेयर, हर साल डिविडेंड सेम है, तो कोई D0 D1 D2 D3 नहीं। सर ये क्या होगा? D1 मतलब फर्स्ट ईयर के एंड का डिविडेंड, D2 मतलब सेकंड ईयर के एंड में दिया जाने वाला डिविडेंड, D3 मतलब थर्ड ईयर के एंड में दिया जाने वाला डिविडेंड, D4 मतलब फोर्थ ईयर के एंड में दिया जाने वाला डिविडेंड, इस तरीके से। P0 मतलब, जीरो मतलब आज, प्राइस आज का, प्राइस आज का, P0 मतलब आज का प्राइस। ओके, तो ये पूरा फॉर्मूला D1 अपॉन P0 माइनस F प्लस ग्रोथ रेट। ओके, आप समझ गए इन टर्मिनोलॉजी को? बिल्कुल। हैज पेड डिविडेंड, जस्ट पेड ना, एक्सपेक्टेड टू पे थोड़ी ना, जस्ट पेड ₹1, तो इसे D0 बोला जाएगा। आज आपने डिविडेंड दिया, ये मानेंगे कि 31 मार्च अब ये भी गई है, आपने डिविडेंड दिया, आज हम 1 अप्रैल को खड़े हैं, आज डेट क्या है? 1 अप्रैल। ओके, तो ये D0 हो गया। एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है, अगर मार्केट प्राइस 55 रुपए है आज तो P0 55 रुपए, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, ग्रोथ रेट वाला है D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट, फ्लोटेशन कॉस्ट था नहीं, तो D1 कैसे आएगा? सर D1 कैसे आने वाला है? मेरे पास तो D0 दे रखा है, मैंने कहा देखो आज ₹1 और हर साल ग्रोथ कितना है? 10%, तो D1 फर्स्ट ईयर के एंड में डिविडेंड कितना दोगे? इसका मतलब 1.10 ही तो दोगे, ₹1 में 10% ऐड हो जाएगा। अच्छा, ऐड करने का तरीका सर आपने ये क्या लिखा है? मैंने, परेशान मत, तो बचपन में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। उसी को बेसिस लेते हुए मैंने ये फॉर्मूला बना दिया कि भैया डिविडेंड जो दिया गया था जीरो ईयर में इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट की पावर 1 कर दूं तो D1 आ जाएगा। ऐसे ही आगे चल के हम और भी करेंगे ना, जैसे D0 है इंटू 1 प्लस जी की पावर अगर 3 कर देता हूं तो D3 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से चलेगा ये फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेट करने का तरीका। ओके, तो आज अगर ₹1 दिया है, 10% ग्रोथ है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना दोगे? ₹1.10। इसके लिए आज इन्वेस्ट कितना कर रहे हो? ₹55 इन्वेस्ट कर रहे हो, और हर साल शेयर का प्राइस भी ग्रो कितने से हो जाएगा? ऑब्वियसली डिविडेंड ग्रो करेगा, तो डिविडेंड ग्रो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी अर्निंग्स ग्रो कर रही है, अर्निंग्स ग्रो कर रही है तो शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। ओके, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन रहने वाला है वो है 12%। ओके, एक और क्वेश्चन, करंट मार्केट प्राइस 95, करंट डिविडेंड अगेन D0 4.5, ग्रोथ रेट है 6%, तो अगली बार डिविडेंड कितना मिलेगा सर? 4.5 में 6% बढ़ा दीजिए, दैट इज 4.77। ओके, इसके लिए कंपनी को आज कितना मिल रहा है? प्राइस ₹95 मिल रहे हैं, प्लस ग्रोथ रेट कितना है? 6%, तो ये शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो शेयर होल्डर को एक तो डिविडेंड मिल जाएगा और एक शेयर का प्राइस अप्रिशिएट हो जाएगा, दैट इज द एक्सपेक्टेशन, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नाउ अर्निंग प्राइस अप्रोच है, ये रेयर केस में कभी पूछा जाता है, ईपीएस अपॉन नेट प्रॉफिट इनटू 100। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स क्या कर रहा है? देखो, कहा कि जैसे बाकी सोर्स ऑफ फंड की भी कॉस्ट होती है, रिटेन अर्निंग्स की भी कॉस्ट होती है, हालांकि रिटेन अर्निंग्स पे कुछ पे नहीं किया जाता है, तो फिर मैंने कहा ना भाई ये तो एक्सपेक्टेशन पे है,
रिटेन, पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए रिटेन अर्निंग्स जो तुम्हारे पास कमाया हुआ प्रॉफिट्स है उस पे हक किसका है? सर उस पे हक इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। ओके, तो अगर हक उनका है तो उनको दे दो। नहीं दे रहे ना तुम, दे देते दैट मींस डिविडेंड। नहीं दिया ना तुमने डिविडेंड, तुमने अपने पास रखा, कंपनी क्यों रखा पता है? ताकि तुम ग्रो कर सको। अब दैट मींस शेयर होल्डर तुम्हारे पास अपना पैसा छोड़ रखे हैं, तो शेयर होल्डर उस पैसे पे जो कमा सकते थे वो उन्होंने खो दिया। अगर तुम उसको पैसा दे देते तो वो कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा कमा लेते कि नहीं कमा लेते? बिल्कुल कमा लेते। तो वो जो उन्होंने डिविडेंड फोरगॉन जो छोड़ दिया है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही क्या कहलाएगी? केआर कहलाएगी। ओके, वो जो शेयर होल्डर्स पे कमा सकते थे। ओके, 99% केसेस में के और केआर क्या होता है? बराबर ही होता है। के और केआर ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा, लेकिन दो केसेस में ध्यान रखना। एक तो अगर वहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट हो, फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इक्विटी की कैलकुलेट करने में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने में तो माइनस एफ करना, लेकिन कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग कैलकुलेट करने में माइनस एफ नहीं करना। क्यों? इक्विटी शेयर्स तो इश्यू किए जाते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट अराइज होता है, इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन रिटेन अर्निंग्स पे किसी भी तरह का कोई इश्यू एक्सपेंसेस नहीं हो सकता। दूसरा, अगर पर्सनल टैक्स रेट और ब्रोकरेज आपको क्वेश्चन में दे रखा हो तो के कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे? दो काम और करना, उसको 1 माइनस टीपी, टीपी फॉर पर्सनल टैक्स रेट अगर आपको शेयर होल्डर्स का इंडिविजुअल टैक्स रेट दे रखा हो तो इंटू कर देना 1 माइनस टीपी से, ताकि वो आफ्टर टैक्स हो जाए, और 1 माइनस ब्रोकरेज रेट से भी मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा क्यों किया जाता है सर? सुनो, मान लो आपका के है 10%, आप इक्विटी शेयर होल्डर अपनी इक्विटी कैपिटल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10%। ओके, अब केआर की बात करते हैं, तो 10% आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर पर्सनल टैक्स रेट आपका 30% है, मतलब आपकी कमाई पे 30% गवर्नमेंट लेके चली जाती है। मान लो 20% है, छोड़ो 30, 20 30 में 30 कंपनी का मिक्स हो जाएगा ना, तुम्हारा पर्सनल टैक्स रेट 20%। ओके, तुम्हारी पर्सनल फाइल पे 20% टैक्स लगता है। तो अभी जो तुमको कंपनी वाले 10 रुपए दे रहे हैं, समझना, इक्विटी शेयर्स पे तुमको 10 रुपए मिलता है, हाँ 10 रुपए मिलता है ना, क्योंकि 10% ना रेट, तो मैं मानता हूँ आपको 10 रुपए मिलता है, आपने 100 रुपए लगा रखे होंगे, 10 रुपए आपको मिल रहे हैं। लेकिन जो 10 रुपए मिल रहे हैं उस पर गवर्नमेंट कितना लेके जा रही है? सर गवर्नमेंट उसका 20% लेके जा रही है। ओके, 2 रुपए गवर्नमेंट ले जाएगी, आपके हाथ में कितना बचेगा? आपके हाथ में 8 रुपए बचेगा। तो आप कहते हैं अच्छा, इक्विटी में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इक्विटी कैपिटल पे कंपनी मुझे 10 रुपए दे भी रही है, तो उसमें 2 रुपए तो गवर्नमेंट लेके जा रही है, तो मेरे हाथ में तो 8 रुपए ही बच रहा है, मेरी नेट कमाई तो 8 रुपए है। अब रिटेन अर्निंग्स में क्या होता है? रिटेन अर्निंग्स में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, तो अब आपको प्रॉफिट मैं नहीं दूंगा तो गवर्नमेंट आपसे पैसा नहीं ले सकेगी। अब पैसा नहीं ले सकेगी आपसे गवर्नमेंट, तो भैया आपके वो 2 रुपए खर्च नहीं होंगे। तो आप कह रहे हो मुझे कि कंपनी देखो ऐसा है कि तुम मुझे अगर 10 रुपए दे भी देते हो तो भी 2 रुपए तो गवर्नमेंट ले जाती, तो मेरे बचता तो 8 ही है। एक काम करो, रिटेन अर्निंग्स पे अगर तुम 8% भी कमाओगे ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए के आर इज लेस देन के ही हो जाएगा अगर वहां पे पर्सनल टैक्स रेट दिया हुआ हो। और सेम कहानी है ब्रोकरेज के साथ भी। ब्रोकरेज में क्या होता है? देखो, अगर मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कंपनी अगर आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उस पैसे को फिर आप कहीं इन्वेस्ट करोगे, फिर ब्रोकरेज लगेगा। तो भैया के आर के अंदर तो रिटेन अर्निंग्स में बांट ही नहीं रहा हूं, तो ब्रोकरेज भी लगने का कोई चांस नहीं ना। इसीलिए इसको 1 माइनस बी ब्रोकरेज आफ्टर टैक्स, मतलब आफ्टर ब्रोकरेज कंसिडर कर लिया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे। अब आ रहा है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डब्ल्यूएसीसी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखना, है ना, बीकॉम में पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस पर ना। डब्ल्यूएसीसी इज द वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। पहली बात, वेटेड एवरेज करना है किसका? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब पहले मैं केडी पता कर लूंगा, केपी पता कर लूंगा, के पता कर लूंगा, क्या सब आफ्टर टैक्स। देखो मेनली तो केडी को ही आफ्टर टैक्स करना होता है, बाकी तो सब आफ्टर टैक्स ही होता है, केपी के के आर सब आफ्टर टैक्स ही होता है ना। ओके, तो केडी को भी ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला लगा के सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट का आप कॉस्ट पता कर लें और फिर उस कॉस्ट का कर दीजिए वेटेड एवरेज, दैट इज डब्ल्यूएसीसी। ओके, इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ भी बोला जाता है, केओ से डिनोट कर दो, डब्ल्यूएसीसी से डिनोट कर दो। तो देखो, अगर आपको वेट गिवन है, क्वेश्चन मान लो आपको वेट ऑलरेडी गिवन है, तो देखो जरा एग्जांपल से समझना इसको। मान लो सोर्सेज आपको दो दे रखे हैं, आपने इक्विटी से पैसा रेज कर रखा है और डेट से पैसा रेज कर रखा है। इक्विटी से जो पैसा रेज कर रखा है वो है टोटल कैपिटल का 60%, और डेट से जो पैसा रेज कर रखा है वो है टोटल कैपिटल का 40%। टोटल कैपिटल हमें नहीं दे रखी है, सिर्फ वेट गिवन है, और हमको कॉस्ट या तो गिवन होगी के और केडी। केडी कौन सा? आफ्टर टैक्स। के कौन सा? आफ्टर टैक्स। ये आफ्टर टैक्स ही होता है ना सर। ओके, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट हमें कंसिडर करना है, तो हमें देखना है
कि हमको केई दे रखा है तो ठीक है, नहीं है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। केडी दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में तो ठीक है, वरना हम कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर हमें क्या करना होगा डब्ल्यूएसीसी के लिए, हमें उनकी कॉस्ट को उनके वेट से मल्टीप्लाई कर देना होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। ओके जी, चलिए तो क्लियर है यहाँ पे। ओके जी, डन है। आ जाएगा हमारे पास WACC, सिंपली द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। नाउ अगर वेट गिवन ना हो तो क्या करें सर? वेट गिवन ना हो तो जरा यहां पर आओ, इस क्वेश्चन को देखो, यहां से समझना चालू करो। अगर मान लो आपको दे रखे हैं सोर्सेज, इक्विटी है, प्रेफरेंस है और लॉन्ग टर्म डेट है, जहां से आपने पैसा रेज किया है। इक्विटी से 5 लाख रुपए, प्रेफरेंस से 3 लाख और डेट से 2 लाख रुपए। टोटल कैपिटल है आपका 10 लाख रुपए का। टोटल कैपिटल कितना? 10 लाख रुपए का। और आपको केई केपी केडी गिवन है, नहीं हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा अब तक अपन ने पढ़ा है। अब अपने को सिंपली क्या करना है? कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा काम है। 5 लाख इक्विटी का कैपिटल है, उस पर एक्सपेक्टेशन 15% है, तो हमारी कॉस्ट कितने आने वाली है? 75,000। 3 लाख प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल है और उस पर कॉस्ट है 12%, तो 3 लाख इंटू 12%, 36,000 का कॉस्ट। 2 लाख रुपए के डेट है, उस पर 10% कॉस्ट है, तो भैया 20,000 रुपए उसका कॉस्ट आ गया। सारी कॉस्ट को ऐड कर दीजिए, WX आ जाएगा। अच्छा, हमने अमाउंट को W नाम दिया, कॉस्ट को X नाम दिया, तो ये आ गया हमारे पास WX। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, सिग्मा WX डिवाइड बाय सिग्मा W, मतलब टोटल जो मेरी कॉस्ट है डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। इससे मेरे पास एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। चलिए, ये भी हो गया। ओके, अच्छा, अमाउंट के अंदर कौन सा अमाउंट ले सकते हैं? बुक वैल्यू भी लिया जा सकता है और मार्केट वैल्यू भी लिया जा सकता है। क्वेश्चन वाला बोलेगा बुक वैल्यू वेट यूज करना है या मार्केट वैल्यू वेट यूज करना है। अगर क्वेश्चन वाला कुछ ना बोले तो आप दोनों तरीके से भी कैलकुलेट करके आ सकते हैं एग्जाम में, या फिर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे तो करके आना ही आना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैंने बुक वैल्यू को बेस लिया यहाँ पर। सोर्सेज इक्विटी है, इस बार रिजर्व्स भी हैं, इस बार रिजर्व्स भी हैं। ओके, मैंने कहा होने दो, क्या फर्क पड़ता है। कितना कितना बुक वैल्यू है? 4 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख। बुक वैल्यू के बेसिस पे लिया, मार्केट वैल्यू की भी मैं बात नहीं कर रहा। ओके, चलिए तो बुक वैल्यू के बेसिस पे जब मैंने लिया यहाँ पर, टोटल कैपिटल 10 लाख रखा। सबका मेरे को कॉस्ट गिवन है, मान लेता हूँ केई गिवन है 15%, केआर भी 15% सेम है, हाँ, केपी 12% और केडी 10%। मैं सिंपली डब्ल्यू अमाउंट को एक्स से, उनकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके डब्ल्यू एक्स पता कर लूंगा और देन अगेन सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू इंटू 100, WACC आ जाएगा मेरे पास। बड़ा आसान सा है। अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि क्योंकि केई और केआर बराबर है, तो जरूरी नहीं कि मैं इक्विटी और रिजर्व्स को इस तरीके से अलग अलग लिखूं। अगर मैं चाहूं तो इक्विटी और रिजर्व्स को एक साथ लिख सकता हूं, जैसे 4 लाख और 1 लाख, टोटल कितना? 5 लाख। और के और के आर 15% है, सेम है, तो 5 लाख को एक बारी 15% से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 75,000 आ जाएगा, जो कि इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों की टोटल के बराबर होगा। ओके, तो ध्यान रखना, अगर के और के आर सेम हो तो आपको इक्विटी और रिजर्व्स को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखते भी हो बुराई नहीं है, लेकिन अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है अगर के और के आर बराबर हो। मैंने यहाँ पे ये समझाया कि भाई अगर के और के आर बराबर हो तो आपको इक्विटी और रिजर्व्स को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आप इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लिख दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज इक्विटी, और के आर जो भी आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर के और के आर अलग अलग हो तो आपको इक्विटी और रिजर्व्स दोनों को अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे कि है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर के 15% है और के आर है 14%। के 15% और के आर कितना है? 14%। मतलब इक्विटी और रिजर्व्स अलग अलग है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स अलग अलग है, तो हमें इक्विटी और रिजर्व्स को अलग अलग ही लिखना होगा। ये याद रखना, अगर कॉस्ट अलग अलग है तो इक्विटी रिजर्व्स को अलग अलग ही लिखना होगा। अदरवाइज अगर सेम है तो आप चाहो तो अलग लिखो, चाहो तो सेम लिखो। ओके, चलिए अब जो भी डब्ल्यू एक्स आएगा डिवाइड बाय डब्ल्यू इंटू 100, 13%। ओके, तो बड़ा आसान सा है। अभी मैंने यहाँ पर बुक वैल्यू ही कंसिडर किया, मैंने यहाँ पे मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं किया है। सर मार्केट वैल्यू क्यों नहीं लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा मार्केट वैल्यू में? अभी देखते हैं। देखो जरा, यहाँ पर आते हैं। होता क्या है एक्चुअली, इस एग्जाम्पल को समझना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 40,000 है, मार्केट में प्राइस है उनका 25 रुपए। अब मुझे इक्विटी का मार्केट वैल्यू लिखना है, राइट? अब मार्केट वैल्यू लिखना हो तो क्या करेंगे सर? देखो क्या होगा, यहाँ पर जब वेट लेंगे, वो बुक वैल्यू भी लिया जा सकता है और मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है ना अमाउंट की। बुक वैल्यू के बेसिस पर आपको WACC कैलकुलेट करना है या मार्केट वैल्यू। अब बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यूज, वो तो हमें क्लियर है।
मार्केट वैल्यू में चक्कर क्या पड़ता है, देखो प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू गिवन हो अच्छी बात है, वरना उसके बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू मान लेना। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स फ्रीक्वेंटली इतना ट्रेड नहीं करते हैं मार्केट में। ऐसे ही लॉन्ग टर्म डेट की कहानी, अगर मार्केट वैल्यू क्लियरली गिवन हो तो मार्केट वैल्यू, अदरवाइज बुक वैल्यू को ही आप मार्केट वैल्यू मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के दिया, अगर इफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड लॉन्ग टर्म डेट इज नॉट गिवन देन बुक वैल्यू इज एज्यूम्ड टू बी मार्केट वैल्यू। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और रिजर्व्स की बात करते हैं। एक बात बताओ, क्या रिजर्व एंड सरप्लस कोई सिक्योरिटी? क्या नहीं, तो उसका कोई मार्केट वैल्यू हो सकता है क्या? नहीं। क्या वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है? नो। तो फिर उसका मार्केट वैल्यू कैसे पता करोगे तुम? मैंने कहा देखो हमारे पास एक तरीका है। क्या? ये जो तुम्हारी इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस होता है ना, इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट में जो जिस रेट पर वो ट्रेड कर रहा है, वो केवल इक्विटी शेयर कैपिटल का नहीं होता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस का भी होता है। अच्छा, कैसे सर? मतलब क्या हुआ, मान लो स्टार्टिंग में 100 रुपए की कैपिटल थी, अब कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाएगी वैसे वैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। तो आपकी रिजर्व्स, आपकी जो प्रॉफिट्स हैं, वो शेयर का प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। दैट मीन्स कंपनी के जो शेयर का प्राइस है एमपीएस, वो आपकी रिजर्व एंड सरप्लस का भी रिजल्ट है। इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो मार्केट वैल्यू निकल कर आएगी वो केवल इक्विटी शेयर कैपिटल की नहीं होगी, वो इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों की होगी। इसका मतलब 40,000 शेयर है इक्विटी शेयर और मार्केट में रेट है 25 रुपए। इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, वो जो 10 लाख रुपए निकल कर आ रहे हैं, वो केवल इक्विटी का मार्केट वैल्यू नहीं है, वो इक्विटी और रिजर्व दोनों का मार्केट वैल्यू होगा। क्लियर है ये वाली चीज? बिल्कुल सर। तो अब हमें क्या करना है सर? अब हमें क्या करना है, दोनों को जब अगर आपको अलग अलग दिखाना पड़े, मजबूरी हो जाए सर, अलग अलग कब? अगर केई और केआर अलग अलग हो तो आपको इक्विटी रिजर्व को भी अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो अलग अलग दिखाने का तरीका क्या होगा, हम इस 10 लाख को इनकी बुक वैल्यू के रेशियो में बांट देंगे, इक्विटी और रिजर्व की बुक वैल्यू के रेशियो में बांट देंगे। 4 लाख और 1 लाख 4:1 के रेशियो में बांट देना, ये अलग अलग मार्केट वैल्यू निकल कर आ जाएगा। डन है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बेसिस पे आप और ट्राई कर सकते हो। बुक वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट गिवन है। मार्केट वैल्यू बेसिस, बुक वैल्यू बेसिस, जिसके बेसिस पे बोले आप डब्ल्यूसीसी कैलकुलेट कर दो। अगर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे बोलेगा तो आप मार्केट वैल्यूज को बेस लेना, अगर बुक वैल्यू के बेसिस पे बोलेगा तो आप बुक वैल्यू को बेसिस ले लेना। आफ्टर टैक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट चाहे बुक वैल्यू के बेसिस पे हो चाहे मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हो, सेम रहने वाली है। ओके, चलिए ऐसे आगे वाला क्वेश्चन। दिस वन, इक्विटी कैपिटल दे रखा है 18 लाख, जनरल रिजर्व है, डेट है, अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखा है, केई केडी एमपीएस। ओके, चलिए तो केई दे रखा है, केडी दे रखा है, ये लो जी, केई दे रखा है, केडी दे रखा है। सर केआर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या? नहीं। पर्सनल टैक्स रेट है क्या? नो। तो केई ही केआर हो गया ना। ओके, केई केआर बराबर हो गए तो इक्विटी और रिजर्व को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो जो आप मार्केट वैल्यू पता करेंगे, कैसे पता करेंगे सर? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 18 लाख डिवाइड बाय 100, नंबर ऑफ शेयर 18,000। 18,000 को जैसे ही मैं 150 से मल्टीप्लाई करूंगा, मार्केट वैल्यू आ जाएगा 27 लाख, और ये 27 लाख की मार्केट वैल्यू इक्विटी और रिजर्व दोनों की है। ओके, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। नो, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि कई के आर बराबर है, तो मुझे इक्विटी और रिजर्व को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर करना पड़ता तो मैं बुक वैल्यू के बेसिस पर उन्हें अलग अलग कर देता, मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू के रेशियो में बांट देता। ओके डन। तरीका वही, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू इंटू 100। सर डेट का मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा है, अरे डेट का मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा तो बुक वैल्यू को ही क्या मान लेना? मार्केट वैल्यू मान लेना। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन है। इस बार क्या है, इस बार आपको केडी केई केपी गिवन नहीं है, कि यार गिवन नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? अरे वो वही तरीके जो सीखे थे ना, ये जैसे डिविडेंड का डेटा दे रखा था तो केई कैलकुलेट कर लिया, केआर भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन केई और केआर अलग अलग आया इस बार। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अपने को फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपए गिवन था। तो इक्विटी की कैलकुलेशन में तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा, लेकिन केआर की कैलकुलेशन में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होता है। सर केपी, केपी कैसे आएगा? देखो जी, अगर आपको केपी के रिडीमेबल इरिडीमेबल वाले फॉर्मुलाज लगाने हैं ना, लेकिन इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा कोई डेटा दे नहीं रखा है। पहली बात तो प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स मैच्योर्ड कब होंगे, दे नहीं रखा, तो रिडीमेबल तो भूल जाओ। अब आता थी इरिडीमेबल, तो इरिडीमेबल में भी फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, या प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। बट वो फॉर्मूला तो हमें लगाने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि नेट प्रोसीड के बारे में हमें कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। तो हम ये मान लेते हैं कि भैया जो पार पे इशू है, पार पे अगर इशू होती है सिक्योरिटी, तो बड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेट करना। कैसे? इरिडीमेबल के केस में सिंपली केपी में आप लिख देना डिविडेंड रेट, और केडी में लिख देना क्या? इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी।
आप करके भी अगर देखोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। मान लो आप मानते हो ये देखो प्रेफरेंस शेयर, मान लो कुछ लिखा हुआ तो है नहीं फेस वैल्यू वगैरह, और क्या है, मान लेता हूँ 100 रुपए फेस वैल्यू है, मान लेता हूँ 100 रुपए फेस वैल्यू, ओके। तो फेस वैल्यू पे डिविडेंड कितना जाएगा, 12 रुपए तो जाएगा, अल्टीमेटली 12% ही निकल के आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, 100 रुपए था, 100 पे इशू किया, 12 रुपए डिविडेंड दोगे, खत्म बात। चलिए अभी आप इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे इस बार, क्योंकि के और के आर अलग अलग हैं, तो जो भी टोटल मार्केट वैल्यू निकल कर आएगा, टोटल मार्केट वैल्यू कितना सर, 125 रुपए मार्केट में प्राइस है, 125 रुपए मार्केट में प्राइस है, ओके, इक्विटी शेयर का। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कहां पता चलेगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स, अरे सर क्यों परेशान होते हैं हम, मार्केट वैल्यू दे रखा है ना, बिल्कुल, तो ऐसा ढूंढने का नहीं रहे, मार्केट वैल्यू दे रखा है ना, मार्केट वैल्यू 50 लाख, उसको बुक वैल्यू के रेशियो में बांट दो, 30 और 10, 3:1 के रेशियो में बांट दिया, बिल्कुल 3/4 और 1/4, डन। तो W को X से मल्टीप्लाई करना, WX आएगा, सिग्मा WX डिवाइड बाय सिग्मा W करेंगे तो WSCC आ जाएगा। चलिए ये था आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर। आज थोड़ा सा वीडियो हमारा लॉन्ग हो गया, 30 मिनट्स को क्रॉस कर लिया, कोई नहीं जी, लास्ट में हमने थोड़ा कम भी पढ़ा था, एडजस्ट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में कमी है थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट होऊंगा, आपके लिए वीडियोस और बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।